सिर्फ 6 दिन का टाइम रह गया है हायर पेंशन ऑप्शन को ऑप्ट इन करने के लिए और कंफ्यूजन अभी भी चल रही है। जैसे कि 14 जून 2023 को जो हमारे पास सर्कुलर आया था, इसके अंदर कुछ डिटेल्स बताई गई थी कि फॉर्म 26(6) के बारे में कैसे आपको प्रूफ सबमिट करने हैं, और उसी के बारे में क्लैरिटी लेके हम आज का वीडियो लेके आए हैं। अब सबसे पहले ये चीज़ है कि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या कहा गया था इस सर्कुलर में, बिकॉज ये सर्कुलर ऑलमोस्ट सभी लोगों को इम्पैक्ट करने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअली में आपको क्या प्रूफ अभी और जमा कराने पड़ सकते हैं अपनी हायर पेंशन को ऑप्ट इन करने के लिए। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो पैसा मैटर्स, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ सके। तो हम इस पर्टिकुलर सर्कुलर को एक एक करके एनालाइज करते हैं। सबसे पहले जो सर्कुलर है इसका सब्जेक्ट क्या रहा है, ये सर्कुलर है प्रूफ ऑफ जॉइंट ऑप्शन अंडर 26(6) ऑफ द ईपीएफ स्कीम ड्यूली वेरीफाइड बाय एम्प्लॉयर, लिस्ट ऑफ एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जो हमारे पास 26(6) वाला जो हमारे को कहा गया था कि डॉक्यूमेंट उसके ऊपर या फिर प्रूफ देना है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो एडमिसिबल होंगे और उसकी बैकग्राउंड क्या रही है, इसी को ईपीएफओ ने इस 14 जून 2023 के सर्कुलर में बताया है। अब अगर हम नीचे चल के देखते हैं तो यहाँ पे सर्कुलर रेफर कर रहा है 3 दूसरे सर्कुलर्स को। ये सर्कुलर कौन से हैं? एक सर्कुलर है जो 2022 29 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया था, 15149 लॉन्च किया, मतलब उस टाइम पे इन्होंने इशू किया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला सर्कुलर है 15149। दूसरा सर्कुलर जो है इन्होंने 15238 कहा था, ये है दूसरा सर्कुलर 15238। तीसरा सर्कुलर इन्होंने कहा है 16541। तो हम जो तीसरा सर्कुलर है ये है सर्कुलर नंबर 16541। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हर जगह पे हमने जो सर्कुलर में जहाँ पे रेफरेंस होगी उसको लेके चलेंगे, क्योंकि मेरा जो एम रहता है वो ये रहता है कि आप लोग अच्छे से सीख सकें, समझ सकें कि कहाँ पे क्या रेफरेंस कर रहे हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट हमारी रहेगी। इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनकी जजमेंट को रेफर किया, उसको कवर नहीं कर रहा क्योंकि उसके लिए हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि इन दिस कंटेक्स्ट रेफरेंसेस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स। सभी लोगों ने कहा है, यानी कि जितने भी इनके स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कहा है कि जो लिस्ट ऑफ एडमिसिबल डॉक्यूमेंट दैट में बी कंसिडर्ड एज प्रूफ ऑफ जॉइंट ऑप्शन अंडर पैरा 26(6). पैरा 26(6) डे 1 से प्रॉब्लम का एक एरिया रहा है, और उसके अंडर कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पे जॉइंट ऑप्शन की बात की थी कि क्या आपने और आपके एम्प्लॉयर ने जॉइंट ऑप्शन दिया है, उसके अगेंस्ट में क्या क्या जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये अलाउ कर रहे हैं, इसके बारे में क्लैरिटी हमें आज के वीडियो में मिलने वाली है। नेक्स्ट ये बात करते हैं द मेंबर्स ऑफ द स्कीम हु डिड नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन provisional to paragraph 11(3) of the pension scheme as it was before 2014 amendment would be entitled to exercise option under paragraph 11(4) of the amendment। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी उसके अंदर लिखा था कि जिन लोगों ने पहले ऑप्ट इन नहीं किया था, ये कौन लोग हैं? 1 सितंबर 2014 से पहले अगर आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वो एक्चुअल वेजेस के ऊपर हो रही है, ईपीएस की बात नहीं कर रहे, ईपीएफ के अंदर अगर आपकी कंट्रीब्यूशन एक्चुअल वेजेस पे हो रही है तो उस केस के अंदर आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। 1 सितंबर 2014 के बाद भी अगर आपकी कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपये से ज़्यादा रही है तो उस केस में आप ऑप्ट इन कर सकते हैं हायर पेंशन ऑप्शन के लिए। उसको डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे उसका रेफरेंस दिया गया है। नेक्स्ट हम बात इसमें करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि फॉर्म जो इन्होंने रिक्वायरमेंट है पैरा 26(6) ऑफ ईपीएस 1952 उसको रेफर किया है। वो क्या रेफर किया है, देखिए यहाँ पे कहते हैं कि जो सबसे पहला पॉइंट था प्रूफ ऑफ जॉइंट ऑप्शन अंडर पैरा 26(6) ऑफ द ईपीएफ स्कीम ड्यूली वेरीफाइड बाय द एम्प्लॉयर इन पैरा नंबर 7 6A ऑफ सर्कुलर नंबर सो एंड सो। अब हम तीनों जो सर्कुलर्स हैं उनको एक एक करके रेफर कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो पहला सर्कुलर निकला था ये किन लोगों के लिए निकला था? ये उन लोगों के लिए निकला था जो कि ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे, राइट। 1 सितंबर 2014 से पहले जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए यहाँ पे निकला था, जहाँ पे इन्होंने डिफरेंट चीज़ें बताई गई थी कि कौन कौन जो लोग हैं उनको क्या क्या जो है फंडा है वो क्लियर करना पड़ेगा, कैसे उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो ये जो पहला सर्कुलर था ये उन लोगों के लिए था, और इसके अंदर क्या कंडीशन लिखी हुई थी अगर हम इसके नीचे जाके देखते हैं तो यहाँ पे पार्ट में लिखा हुआ था कि प्रूफ ऑफ जॉइंट ऑप्शन अंडर पैरा 26(6) ऑफ ईपीएफ स्कीम ड्यूली वेरीफाइड बाय एम्प्लॉयर आपको जमा कराना पड़ेगा। अगर मैं फास्ट चल रहा हूं तो एक पॉज लेते हैं यहाँ पे कि वो ये कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन था उन लोगों के लिए, पहला जो क्वेश्चन था उन लोगों के लिए था जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं और ऑप्ट इन कर रहे थे हायर पेंशन के लिए। उनके लिए इन्होंने एक पिछले सर्कुलर में कहा था कि उनको 26(6) का प्रूफ देना है। फिर उन्होंने कहा कि एक उन लोगों के लिए, यानी कि जो सेकंड सर्कुलर निकला था 16541 का, ये उन लोगों के लिए था जो कि 1 सितंबर 2014 के बाद में एलिजिबल हैं, यानी कि उसके बाद में रिटायर हो रहे हैं या तो ऑलरेडी अभी तक 2014 से
1 सितंबर 2014 से लेके अब तक, या फिर आगे फ्यूचर में रिटायर होने वाले हैं, उन लोगों के लिए था ये सर्कुलर। और उस सर्कुलर में भी इन्होंने एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ये डिमांड करी थी कि हमें इसका प्रूफ चाहिए, 26(6) वाला जो पैराग्राफ है इसका हमें प्रूफ चाहिए कि आप बताओ कि आपने कब जॉइंट ऑप्शन के लिए ऑप्ट इन किया है। और अगर आपको याद हो तो पहले ये मैंडेटरी भी था फील्ड, जो हमारा पोर्टल है जहाँ से हम ऑप्ट इन करते हैं हायर पेंशन के लिए, वहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन के मैंडेटरी था कि आपको भरना है, जिसको बाद में हटा दिया गया था। अब इन्होंने कहा है कि एक सिचुएशन आ गई है जहाँ पे पैरा 26(6) आर नॉट रेडिली अवेलेबल, यानी कि लोगों के पास फॉर्म अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों ने बोला कि मैंने तो वो जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत साल पुरानी बात हो गई। कुछ लोगों ने बोला हमने भरा नहीं था, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके हिसाब से हम एलिजिबल हैं। तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो इनके पास आई हैं उसके अंदर ये पर्टिकुलर जो फॉर्म 26(6) वाला था वो अवेलेबल नहीं है। अब इस केस में क्या कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए जिनके पास ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है, वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसी के बारे में इन्होंने आगे बोला है कि क्या चीज़ें ईपीएफओ वैलिडेट करेगा। तो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि वो लोग जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं उनकी भी रेफरेंसेस में आई हैं, जो लोग 1 सितंबर 2014 के बाद में रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं फ्यूचर में, उनके लिए भी आए हैं। लेकिन ये सभी लोग बाकी सब कंडीशन के हिसाब से हायर पेंशन के लिए एलिजिबल होने चाहिए। अब जब हम बात कर रहे हैं हायर पेंशन की, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की है, स्लाइटली डिफरेंट, वो ये कि जब भी आप हायर पेंशन के लिए ऑप्ट इन करेंगे वहाँ पे आप एक लमसम अमाउंट अपनी तरफ से देंगे। यानी कि हमने फॉर एग्जांपल कहा कि हम अपने पॉकेट से 10 लाख रुपए देंगे और उसके बदले में हमें हायर पेंशन अमाउंट मिलेगा। लेकिन जो हायर पेंशन अमाउंट आपको मिलेगा वो पूरी ड्यूरेशन के लिए आपकी लाइफ का कॉन्स्टेंट रहेगा। और आपकी डेथ के बाद में आपकी जो वाइफ हैं, जो स्पाउस हैं, उनको सिर्फ 50% ऑफ द इनकम मिलेगी। और उसके बाद जो आपके बच्चे हैं, अगर बच्चे 25 ईयर से नीचे हैं तभी उनको फैमिली पेंशन आगे मिलेगी, यानी कि उनको जो है चाइल्ड पेंशन मिलेगी। और अगर वो 25 ईयर से ऊपर हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगी। एज अपोज टू दिस, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी से प्लान लेते हैं, एन्युटी प्लान लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि आप एक प्लान लेते हैं जहाँ पे आप 20 लाख रुपए आज की डेट में देते हैं, उस 20 लाख रुपए के अगेंस्ट आप एक इमीडिएट एन्युटी प्लान लेते हैं, इमीडिएट पेंशन प्लान लेते हैं, तो उस केस के अंदर आपको 1,35,000 रुपीज़ आपको उसी साल से, यानी कि आपने आज 20 लाख रुपए दिए हैं तो एक साल के बाद में आपको 1,35,940 रुपए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ये जो पैसा मिल रहा है ये आपको साल दर साल मिल रहा है, कब? आपकी पूरी लाइफ के लिए। लेकिन हमें पता है कि लाइफ जो है वो लिमिटेड है, तो आपकी डेथ के बाद आपके जो स्पाउस होंगी उनको भी ये पूरी पेंशन ही मिलेगी। यानी कि जैसे यहाँ पे इस केस में 1,35,000 की बात कर रहा हूँ, वही मिलेगी। और उसके बाद जो भी आपका नॉमिनी होगा उनको पूरा का पूरा डेथ बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो आपने पैसा जमा कराया था 20 लाख रुपीस, वो पूरा का पूरा पैसा आपके नॉमिनी को मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप 50 ईयर्स की एज के हैं और आप कहते हैं कि 10 साल बाद जो है मैं पैसा अपना लेना चाहता हूं, या फिर 10 साल बाद पेंशन लेना चाहता हूं, और आज की डेट में अगर आप 20 लाख रुपीस को जमा कराते हैं, तो उस केस में 10 साल के बाद, यानी कि जब आप 60 ईयर्स के एज के हो जाएंगे, तो आपको 2,28,980 रुपीज़ मिलेंगे। और ये आपको मिलते रहेंगे आपकी पूरी लाइफ तक। आपकी डेथ के बाद ये अमाउंट मिलेगा आपकी स्पाउस को, और उनकी डेथ के बाद यहाँ पे एक डेथ बेनिफिट है जो कि आप देखेंगे कि 21 लाख रुपीस से ऊपर है, ये डेथ बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिलेगा, जो केस हमारा हायर पेंशन में नहीं है। तो ये जो प्लान बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का प्लान है, जिसका नाम है गारंटीड लाइफ टाइम इनकम प्लान। आप नीचे जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप ईपीएम करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। वापिस आते हैं हमारे हायर पेंशन ऑप्शन के लिए, जो हमारा ईपीएफ के अंदर ऑप्शन है। इस केस के अंदर अगर हम बात कर रहे थे कि क्या क्या ऑप्शंस आप या फिर क्या क्या प्रूफ है वो आपको जमा कराने पड़ेंगे अगर आप 26(6) पैराग्राफ की जो फुलफिलमेंट है उसे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली इन केस एप्लीकेंट्स अदरवाइज एलिजिबल फॉर हायर पेंशन और हायर वेजेस एज पर डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सो एंड सो फॉर स्क्रूटनी फॉलोइंग प्रोसीजर में बी फॉलोड। तो ईपीएफओ ने अपने फील्ड ऑफिसर्स के लिए, यानी कि जो लोग इनको वैलिडेट कर रहे हैं कि आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, उनको ये डायरेक्शन दी है कि आप क्या क्या इसमें वेरीफाई कीजिए। सबसे पहली चीज उन्होंने लिखा है कि एम्प्लॉयर शेयर ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन हैज बीन रेमिटेड ऑन एम्प्लॉयज पे एक्सीडिंग द प्रेवलेंट स्टैच्यूटरी वेज सीलिंग ऑफ 5,000, 6,500, 15,000 पर मंथ फ्रॉम द डे पे एक्सीडेड द वेज सीलिंग और दिस विच एवर इज लेटर। बेसिकली इसको हमने कई बार कवर किया है कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, कौन सी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम, एम्प्लॉयर शेयर की जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं, वो आपकी एक्चुअल वेजेस में होनी चाहिए। जब भी वो वेजेस 5,000 रुपीज़, 6,500 रुपीज़ या 15,000 रुपीज़ से एक्सीड हो गई है, तब अगर आपकी वेजेस इससे एक्सीड थी
और आपने एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन आपकी उस एक्सीडेड वेज के ऊपर हुई है, तो उसका आपको प्रूफ देना है यहाँ पे, जो कि हम लोगों ने अपनी पासबुक अपलोड करी है, तो उसके अंदर आपकी ईपीएफ वेजेस का एक कॉलम है, वहां से आपको ये पता लग जाएगा। सेकंड, इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पेबल बाय एम्प्लॉयर हैव बीन रेमिटेड ऑन सच हायर वेजेस। अब यहां पे बात आती है 1.16% वाले चार्जेस की। तो 1.16% वाला जो चार्ज है वो रेमिट हो जाना चाहिए। अब आपको पता होगा कि रिसेंटली जो ईपीएफओ ने अपना एक कैलकुलेटर निकाला था, उसमें उन्होंने 1.16% की कैलकुलेशन निकाली थी, और हो सकता है इनफैक्ट काफ़ी केसेस के अंदर ये 1.16% रेमिट नहीं होंगे। इसका क्या सोल्यूशन है, आगे वीडियो में देखते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड चीज, इन्होंने थर्ड प्रूफ कहा है कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय हैज बीन अपडेटेड विद इंटरेस्ट एज पर पैरा 60 ऑफ ईपीएस 1952 स्कीम। तो ईपीएफ स्कीम के अगर हम जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए। बेसिकली सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में है उसके हिसाब से आपको पिछले साल तक जो भी अमाउंट था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बेसिस की जो भी आपने अगर अमाउंट विड्रॉ कर लिया है तो उसके ऊपर आपका अमाउंट इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और इसी चीज़ को हमने जो है इस पर्टिकुलर ईपीएफ स्कीम के पैरा 60 के अंदर रेफर किया हुआ है। इसके हिसाब से जो अगेन आपने पीएफ की पासबुक दी है वहां पे सारी का सारे इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, ये वेरिफिकेशन करनी है ईपीएफओ के फील्ड ऑफिसर्स को। तो अभी तक हमने जो बात करी है वो आपका सबसे पहली कंडीशन वैलिडेट हो जाएगी जब आप अपनी पासबुक आपने अपलोड करी है उसके हिसाब से। सेकंड जो है वो अपना फील्ड ऑफिसर अपने आप चेक करेगा अपने रिकॉर्ड्स में कि क्या वो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आए हैं नहीं आए हैं, उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। थर्ड केस भी आपका वैलिडेट हो जाएगा जो पासबुक आपने अपलोड करी है उसको लेके। अब चौथा ये बात करते हैं, एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन एज पर जॉइंट ऑप्शन। साथ में कोई ना कोई और भी चीज इनको अपलोड करवानी है। क्या चीजें कह रहे हैं, ये 4 चीजें इन्होंने दी है। वेज डिटेल्स सबमिटेड बाय द एम्प्लॉयर अलॉन्ग विद एप्लीकेशंस फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन स्लैश जॉइंट ऑप्शन, कि आपकी वेज डिटेल्स हैं वो अपडेट करके आपके एम्प्लॉयर ने अपलोड करी होनी चाहिए, जो कि एक किसी हमारे साथी ने वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे उन्होंने कहा हुआ है कि एम्प्लॉयर कैसे इन वेज डिटेल्स को जो है इकट्ठा कर रहे हैं और कर रहे हैं। इसमें भी आपका कोई एक्शन नहीं है, वो एम्प्लॉयर को आपकी पासबुक को देख के या फिर आपकी जो डिटेल्स उनके पास है उसके हिसाब से उनको ये सबमिट करना है। तो ये हो गया, अगर ये कर सकते हैं तो एम्प्लॉयर ये करेंगे। सेकेंड है सैलरी स्लिप लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑथेंटिकेटेड बाय एम्प्लॉयर। तो अगर कोई भी सैलरी स्लिप है या फिर उन्होंने लेटर है, ये किस चीज़ का सैलरी स्लिप या लेटर है जहाँ पे आपकी वेजेस लिखी हो कि मैं हायर पेंशन की ये वेजेस दे रहा हूँ और इसके ऊपर मेरा इतना पीएफ जो कट रहा है, उसका प्रूफ वो अपलोड कर सकते हैं। थर्ड है कॉपी ऑफ जॉइंट रिक्वेस्ट एंड अंडरटेकिंग फ्रॉम एम्प्लॉयर। अगर आपके पास ऑलरेडी जॉइंट रिक्वेस्ट या अंडरटेकिंग पड़ी हुई है उसको भी जो है ये एक्सेप्ट करेंगे, फील्ड ऑफिसर एक्सेप्ट करेंगे। या फिर लास्ट है लेटर फ्रॉम पीएफ ऑफिस इशूड प्रायर टू 4 नवंबर 2022 इंडिकेटिंग पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस। तो इस दिन एक लेटर इशू हुआ था कि अगर कोई ऑप्ट इन करना चाहता है हायर वेजेस के लिए, तो अगर वो लेटर की कॉपी है वो भी वैलिड होगा। यहाँ पे अभी तक हमारे लिए एम्प्लॉय के लिए कोई भी एक्शन नहीं आया है। एम्प्लॉय के लिए एक्शन इसके बाद आ रहा है क्योंकि ये जो ऑप्शन है 26(6) वाली, इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए क्या कहा गया है कि एप्लीकेंट हु क्वालिफाई 1 अबव एंड ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग हैव कंट्रीब्यूटेड टिल रिटायरमेंट ऑन एक्चुअल वेजेस, if they have not submitted their joint request and undertaking, they can submit the same at the time of final claim settlement through their last employer। अब आती है बारी एम्प्लॉय की, यानी कि जो लोग क्वालिफाई करते हैं हायर पेंशन के लिए, किस बेसिस पे, ये सारी की सारी बेसिस करी हुई हैं, फील्ड ऑफिसर ने चेक कर ली है, सारी चीज़ें यहाँ पे सबमिट है। अगर ये सब चीज़ें हैं और अगर आपने अभी तक जॉइंट ऑप्शन का जो फॉर्म है वो नहीं जमा कराया है तो वो आप जमा करा सकते हो। कब तक, उन्होंने बोला है जब तक आपकी फाइनल क्लेम सेटलमेंट नहीं होती है, तो आप अपने एम्प्लॉयर को वो फॉर्म सबमिट करवा सकते हो। उसके बाद इन्होंने लिखा है जॉइंट रिक्वेस्ट अंडरटेकिंग फ्रॉम दिस अंडर पैरा 26(6) कैन बी सबमिटेड बाय पेंशनर एनी टाइम बिफोर द ग्रांट ऑफ पेंशन ऑन हायर वेजेस इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आपकी जो पेंशन है उसके आने से पहले आप कभी भी इसको जमा करा सकते हो। इनफैक्ट हायर पेंशन तो आएगी ही तभी जब आप इसको सबमिट करा लोगे और फील्ड ऑफिसर वैलिडेट कर लेंगे कि आपकी जो वेजेस हैं वो ठीक है। तो अगेन समराइज करते हैं कि किसको जमा कराना है। अगर आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपकी वेजेस जो हैं वो 5,000, 6,500 और 15,000 से ज़्यादा कटी हैं, आपने पीएफ के अंदर देख लिया है कि ये सब आपका जमा हुआ है और बाकी सारी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं जो हायर पेंशन की है, उस केस में आप 26(6) का जो परफॉर्मा है उसको भर के आप जमा करा सकते हैं। जो परफॉर्मा अगेन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस परफॉर्मा के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई विश टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स माई ईपीएफ
ऑन एक्चुअल पे एक्सीडिंग द स्टैच्यूटरी वेज सीलिंग प्रेजेंटली रुपीज़ इतना एंड अकॉर्डिंगली सबमिट माई ऑप्शन टू कंट्रीब्यूट ऑन माई एक्चुअल हायर पेज। तो इस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है कि ये वो वाला फॉर्म है जो इसे बोलते हैं हम जॉइंट ऑप्शन के लिए इन्होंने फॉर्म 26/6 मांगा था। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 26/6 का जो प्रूफ है वो यहाँ से आपको मिलेगा, आपको इसको भर के अपने एम्प्लॉयर के पास देना है, आपका एम्प्लॉयर भी वहाँ पे साइन ऑफ करेगा और वो आगे फील्ड ऑफिसर को वो भेजेगा। तो आपको ये फॉर्म भरना है। और सेकेंडली दूसरा भी फॉर्म भरना है। दूसरा फॉर्म किस चीज़ का है? अंडरटेकिंग बाय द एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर को भरना है कि आई दिस बीइंग द एम्प्लॉयर एज पर द प्रोविजन सो एंड सो। वहाँ पे वो करता है कि अंडरटेक टू पे द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पेबल। 1.16% के जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है वो एम्प्लॉयर पे करेगा। इसके लिए वो यहाँ पे अंडरटेकिंग दे रहा है, लेकिन वो पैसे कटेंगे कहाँ से? आपके अकाउंट से ही कटेंगे। तो आपके एम्प्लॉयर ने यहाँ पे अंडरटेकिंग दे दी है, आपने अंडरटेकिंग दे दी है, और इस तरीके से आप पूरा का पूरा कर सकते हैं कि हमारा जो अमाउंट है हायर पेंशन के लिए वो इतना अमाउंट आएगा, वो आपको ईपीएफओ बताएगा। और उसके साथ साथ में आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्री आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी इस तरीके से फुलफिल हो जाएंगी। तो आई होप यहाँ से आपको ये आइडिया मिलेगा कि किसको भरना है, कब भरना है। आपको जो परफॉर्मा है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आप ये भी देखिए कि क्या आपको एक्चुअली में उतना अमाउंट मिलने वाला है जितना फ़ायदेमंद है या नहीं है। नहीं तो आप, जैसा मैंने आपको बताया, इमीडिएट और डेफर्ड इनकम प्लान, इसके लिए भी आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। और अगेन इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो नंबर नीचे आपको मिल जाएगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।